दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक करंट अफेयर की श्रृंखला में मैं लेकर हाजिर हूं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित बहुत ही बेहतरीन सवालों को लेकर के, जो सवाल आपसे आपकी परीक्षा में बेशक पूछे जा सकते हैं। आप कल्पना करो, क्या ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं जो मैं पूछने जा रहा हूं आपसे? आईएसए का पूर्ण सदस्य देश कौन बना, पूर्णकालिक सदस्य बन चुका दोस्तों आईएसए का? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसे कहा जाता है, तो कौन सा देश है? नाटो का 31वां सदस्य देश अभी बना है, वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया वो कहां पर किया गया, क्या क्या निर्णय लिए गए? 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित सवाल आ सकता है। अलास्का में तेल खनन का विरोध हो रहा था जिसमें हम कार्बन बम जैसी चीजों के बारे में सुनेंगे। 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, ये रवांडा की किगाली में हुआ है, तो भी जानते होंगे। टाइम 100 की सूची लॉन्च हुआ, बीबीसी की सूची लॉन्च हुआ है। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए इन सवालों को एक बार देखते हैं और डिटेल में दोस्तों यहां पर बातचीत होगी, ठीक है। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। ये बैच दोस्तों आपको बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल कराया जा रहा है और जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल की तैयारी आपकी हो पाएगी अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को याद कर लीजिएगा क्योंकि सभी पॉइंट परीक्षा की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत कम शब्दों में दोस्तों पूरे के पूरे टॉपिक को मैं समराइज कर रहा हूं। एक सवाल आया था दोस्तों, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो उत्तर तो हमारा फिनलैंड है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, जो हमला चल रहा था, बहुत लंबी लड़ाई चली, अभी भी वो लड़ाई शांत नहीं हुआ, अभी भी लड़ाई जारी ही चल रहा है, ठीक है। आपने देखा किस तरह से यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाया गया, ये भी आपने देखा होगा। खैर वो अलग बात है। अब इस लड़ाई के दौरान हुआ क्या कि यूक्रेन के आसपास के, यूक्रेन तो पड़ता है यूरोप में, उसके आसपास में दोस्तों एक कंट्री है स्वीडन और फिनलैंड। ये स्वीडन वही देश है दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार वितरित करता है, ठीक है। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। इन दोनों देशों ने अप्लाई किया था कि हम भी नाटो में शामिल हो जाएं, ठीक है। लेकिन यहां पर स्वीडन जो दोस्तों इसको अभी जो है शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर तुर्की जो देश था दोस्तों वो पहले से नाटो का मेंबर है, उसने थोड़ी सी आपत्ति जताई थी जिसके वजह से स्वीडन को अभी नहीं शामिल किया गया। लेकिन फिनलैंड जो देश है दोस्तों इसको शामिल कर लिया गया है, यानी यह नाटो का 31वां सदस्य देश बन चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। वही सवाल आगे लिख रहा है कि फिनलैंड के गठबंधन में शामिल होने की आग्रह को मंजूरी देने वाला तुर्की नाटो का अंतिम देश है और इसने फिनलैंड को मंजूरी दे दिया, लेकिन अभी स्वीडन को मंजूरी नहीं मिली है, ठीक है। तो इस फिनलैंड का नाम दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। ये नाटो क्या दोस्तों? तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये नाटो है और नाटो की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को दोस्तों इसकी स्थापना किया गया, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन संधि हुई थी और उसी संधि के दौरान दोस्तों इस नाटो की स्थापना किया गया था। इसके कुल 31 सदस्य देश हो चुके हैं। 31वें नंबर पे फिनलैंड का नाम आता है और 30वें पे दोस्तों उत्तरी मैसेडोनिया का नाम आता है। किसका नाम आता है? 30वां मेंबर कौन था? उत्तरी मैसेडोनिया दोस्तों, ये 30वां मेंबर था। और 31वें नंबर पे कौन है? तो फिनलैंड देश है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। अगर स्वीडन को भी मंजूरी मिल जाता है तो ये 32वें नंबर का देश बन जाएगा, ठीक है। और एक खासियत भी होती है नाटो देश में, कहा जाता है कि अगर नाटो देश के कोई सदस्य कोई मेंबर है उस पर अगर किसी देश ने हमला कर दिया तो ये मान लिया जाता है कि नाटो के 31 देशों पर उस देश ने हमला कर दिया है, इसलिए नाटो वाले देशों से लोग लड़ाई करने से थोड़ा सा बचते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, सीपरी का रिपोर्ट आया 2022 का, ठीक है। ये सीपरी रिपोर्ट क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो ये बताता है कि कौन सा देश हथियारों का कितना आयात कर रहा है, कितना निर्यात कर रहा है, क्या पोजीशन है, वो अपने रक्षा बजट पर कितना खर्च कर रहा है, ठीक है, डिफेंस पर कितना एक्सपेंस कर रहा है। ये सारी जानकारी हमें इस सीपरी रिपोर्ट के माध्यम से मिलती है, ठीक है। सीपरी का अपना फुल फॉर्म भी है दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसी के द्वारा दोस्तों 13 मार्च 2023 को यह रिपोर्ट जारी किया गया और इसमें बताया गया कि वर्ष 2018 से लेकर 22 तक का जो समय है, यानी जो 4 साल का समय है, इस 4 साल में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, आयातक मतलब क्या होता है? हथियार को मंगाने वाला, ठीक है। निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट होता है, यानी किसी चीज को देश के बाहर भेजना। आयात का मतलब होता है देश में मंगाना। तो विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयात देश में दोस्तों पिछले 4 वर्षों की अगर बात किया जाए तो यहां पर नंबर 1 पर कौन दोस्तों? भारत है, ठीक है। नंबर 1 पर दोस्तों भारत है, याद रखिएगा, सवाल परीक्षा में आ सकता है। नंबर 2 पर दोस्तों सऊदी अरब है और नंबर 3 पर यूक्रेन है। तो यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रहा था इसलिए इसने हथियार का इतना ज्यादा आयात किया। हमेशा यूक्रेन का नंबर ज्यादा नहीं होता है, मतलब ये तीसरे नंबर पे ऐसा नहीं हमेशा रहता है, लेकिन सऊदी अरब और भारत ये हमेशा पहले दूसरे पे चलते रहते हैं। इनको आप जरूर याद रखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हो गया आयातक के बारे में, सवाल निर्यातक से भी बन सकता है।
कैसे? ये पूछ सकता है कि हथियारों के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सेदारी दोस्तों किस देश की है? कौन सा देश सबसे ज्यादा हथियार बेचता है? तो पहले तो इसमें रसिया का नाम आता था, ठीक है, हमेशा रसिया नंबर 1 पर रहता था और यही सोच करके बच्चे क्या करेंगे, रसिया टिक करेंगे, लेकिन रसिया इस बार का जवाब नहीं है। साल 2022 में जो सीपरी का रिपोर्ट आया, इसमें कहा गया कि अमेरिका सबसे बड़ा दोस्तों हथियार निर्यातक देश बन गया है। तो अमेरिका दोस्तों नंबर 1 पर आ गया है और इसने ये पहले 33% दोस्तों निर्यात करता था और जो निर्यात बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 40% हो गया है। तो अमेरिका दोस्तों नंबर 1 पर है। रूस दोस्तों यहां नंबर 2 पर है। रूस इस समय हथियार का निर्यात ज्यादा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको खुद की लड़ाई लड़नी है, तो उसका जो निर्यात है दोस्तों पहले से घटा। पहले 22% निर्यात होता था, जो घट करके क्या हो गया दोस्तों, 16% हो गया। बाकी तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे फ्रांस है और चौथे नंबर पे दोस्तों किसका नाम आता है, चीन का नाम आता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वही इसका जवाब दे पाएगा, बाकी से उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में बहुत सारे न्यूज हैं, लेकिन मैं आपको सिलेक्टेड न्यूज दूंगा, ठीक है, केवल उतना जहां से निश्चित रूप से परीक्षा में सवाल पूछे जाएं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे सवालों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल दोस्तों, 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सवाल ये बनता है कि ये 5वां था, अच्छा किस नंबर का था ये भी पूछा जाता, तो 5वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन था। इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है, तो कुआलालंपुर में हुआ है, ठीक है। कुआलालंपुर कहां पर दोस्तों, मलेशिया सुना आपने, मलेशिया सुना है, सिंगापुर सुना है, बस उसी बेल्ट में दोस्तों कुआलालंपुर आता है। तो कुआलालंपुर दोस्तों ये जगह है मलेशिया के पास में, ठीक है, मलेशिया में। और 6 मार्च 2023 को दोस्तों भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन यहां पे किया गया। अच्छा, इसमें हिस्सा किसने लिया दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने दोस्तों इसमें हिस्सा लिया और भारत की तरफ से दोस्तों उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है, इसको याद रखेंगे, और संबोधन भी किया, ठीक है। एक सवाल दोस्तों थीम से आता है अक्सर करके, ठीक है, जैसे ब्रिक्स का थीम पूछ सकता है, G20 का थीम पूछ सकता है, उसी तरह से भारत आसियान का थीम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए भारत आसियान आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना, ठीक है। अगर हम शॉर्टकट में इसे समझने का प्रयास करें तो हम इतना भी कह सकते हैं कि भारत आसियान के मध्य जो आर्थिक संबंध है उसको बढ़ावा देना और आगे उसको और बढ़ाना, ये दोस्तों इस बार का क्या है, थीम रखा गया था, ये आप याद रखेंगे। 2023 में 6 मार्च 2023 को ये भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कुआलालंपुर में, ठीक है। अच्छा, भारत आसियान शिखर सम्मेलन की जब हम बात करते हैं तो आसियान देशों में एशिया के 10 बड़े देश आते हैं। किसके, आसियान में, और कोई देश नहीं, यूरोप वगैरह, दक्षिण अफ्रीका या फिर अफ्रीका की बात कर लें, कॉन्टिनेंट की बात कर लें, या उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर लें, उनके देश नहीं दोस्तों, आसियान में सिर्फ और सिर्फ एशिया के देश सम्मिलित है। और एशिया के कितने देश भैया, तो एशिया के 10 देश सम्मिलित हैं। वो 10 देश कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनोई है, वियतनाम है, कंबोडिया है, म्यांमार है और लाओस है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आसियान कंट्री में भी भारत नहीं शामिल है। भारत सार्क का देश है दोस्तों, सार्क में शामिल है, लेकिन भारत आसियान में भी शामिल नहीं है। हालांकि भारत हिस्सा लेता है आसियान सम्मेलन में, लेकिन यह उसका पार्टनर देश नहीं है। इसमें केवल 10 देश हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, भारत से छोटे छोटे भी कई सारे देश हैं। इस क्षेत्रीय समूह का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, तो अगस्त 1967 में। जी हाँ दोस्तों, 1967 में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है, वहां पर दोस्तों आसियान की स्थापना की गई थी और आसियान घोषणा पत्र एक साइन हुआ था। जिस तरह से नाटो की स्थापना वाशिंगटन घोषणा पत्र से हुआ है, उसी तरह से आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में आसियान घोषणा पत्र से हुआ है। कहां पर हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है। इस बार मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में दोस्तों क्या हुआ है, इसका बैठक हुआ, आयोजन किया गया, भारत आसियान शिखर सम्मेलन, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिख रहा है डेनमार्क की ग्रीन सैंड परियोजना। दोस्तों ग्रीन सैंड परियोजना क्या है, अच्छा मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूं। देखो पीछे जो लिखा है ना, उसको पढ़ने से पहले आप मेरी बातों को समझिए। आप देख रहे हैं दोस्तों कि लगातार ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बढ़ रहा है। इस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन बढ़ने की वजह से जो वैश्विक तापमान है पृथ्वी का, वो भी बढ़ रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में क्या हो रहा है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो रहा है बहुत ज़्यादा तेजी से, और इसमें CO2 का योगदान है, इसमें CH4 का योगदान है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान है। तो ऐसे बहुत सारे गैस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान है। तो बहुत सारे ऐसे गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैसें कहे जाते हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से जो वैश्विक तापमान है, जो वैश्विक
तापमान है, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, जो समुद्र का जलस्तर है, जो समुद्र का जलस्तर है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। समुद्र का जल स्तर भी क्या हो रहा है, जल स्तर भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हिमखंड हैं, जो बर्फ थे वो पिघल रहे हैं, तो बर्फ पिघलेगा, पानी बनेगा, पानी बनकर इस समुद्र में मिलेगा और समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये एक सिचुएशन बन रही है। तो दोस्तों बहुत सारे देशों ने कई सारे सम्मेलन किए, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वगैरह होता है, तो वहां पर क्या होता है कि एक नियम बनाया जाता है कि भाई देश जो है कम से कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करे। सीएफसी भी यहाँ पे, ठीक है, सीएफसी कार्बन फ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये भी है दोस्तों यहाँ पर। तो याद रखेंगे इसकी कम से कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया जाए। ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वैसे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, जो CO2 की मात्रा है, वो मात्र 0.003% है, ठीक है। अब नए आंकड़ों में दोस्तों और भी नीचे आ गया है, ये अलग चीज है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो डेनमार्क देश है, इसने क्या किया ना कि जो ड्रिल होता है ना जमीन के अंदर, उस ड्रिल की सहायता से दोस्तों एक परियोजना के माध्यम से, जिस परियोजना का नाम रखा गया ग्रीन सैंड परियोजना, इसके माध्यम से उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर का नाम सुना होगा, ये ठीक नॉर्वे जो देश है ना, नॉर्वे और स्वीडन जो देश है, उसके ठीक नीचे दोस्तों उत्तरी सागर है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आकर के आप राइट की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे तो आपको बाल्टिक सागर मिल जाएगा, ठीक है। उसी में कील नहर का नाम सुनते हैं, ठीक है। तो उत्तरी सागर में दोस्तों 1800 मीटर नीचे दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों स्टोर किया जा रहा है और उसी से संबंधित एक परियोजना है, तो इसको आप याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों वातावरण को अधिक गर्म करने से रोकने के लिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट किया जा रहा है और ऐसा करने वाला डेनमार्क जो है दोस्तों पहला देश बन गया, ठीक है। कोपेनहेगन दोस्तों इसकी राजधानी है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल आता है G20 का। जहां दोस्तों G20 का 17वां शिखर सम्मेलन जो किया गया दोस्तों, इसका आयोजन कहां पे हुआ है, तो इंडोनेशिया जो देश है दोस्तों, द्वीप है, वहां पर बाली पड़ता जगह, ठीक है, बाली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया, ठीक है। G20 नाम से लगता है कि ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, यानी 20 देशों का एक समूह है जिसमें भारत भी आता है, ठीक है। चलिए, भारत दोस्तों अभी याद रखेगा G7 में तो नहीं, G20 में आमंत्रित किया गया था भारत, और इसका आयोजन दोस्तों बाली में तो किया गया, बाली इंडोनेशिया में है, लेकिन बाली में भी दोस्तों एक जगह है नूसा दुआ। हो सकता है परीक्षा में बाली दे ही ना, हो सकता है परीक्षा में डायरेक्ट नूसा दुआ दे दे। अब जब बच्चों को नहीं पता होगा नूसा दुआ के बारे में तो कैसे आप बताएंगे। याद रखेगा 17वें नंबर का जो G20 समिट हुआ है वो इंडोनेशिया के बाली के नूसा दुआ में हुआ है, याद रखेंगे। और कब इसका आयोजन किया गया, नवंबर में, 15-16 नवंबर को दोस्तों इसका आयोजन किया गया है 2022 में, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, 18वां जो अगला G20 शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी अब कौन करेगा दोस्तों, तो भारत करने वाला है, तो इसको भी आप याद रखेगा। ये नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित किया जाएगा, सितंबर 2023 में दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रचार प्रसार दोस्तों लगातार किया जा रहा है, अभी से प्रचार प्रसार जारी है, तो आप जान ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, G20 जो 2022 में हुआ है दोस्तों, इस G20 2022 का थीम क्या है, ये थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, रिकवर टुगेदर, ठीक है, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इस बार का दोस्तों G20 का थीम था, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। मोदी जी ने दोस्तों विश्व में आसन्न जो खाद्य संकट है उस पर अपनी चिंता व्यक्त किया। रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको डिप्लोमेसी के माध्यम से बैठ करके बातचीत करने के माध्यम से हल करने पर अपना विचार दिया कि अब युद्ध को संघर्ष विराम की आवश्यकता है, ठीक है। और इस तरह से दोस्तों उन्होंने अपना अपील किया। बाकी आतंकवाद के बारे में मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं, चाहे वैश्विक स्तर पर कितने भी समिट हो जाए, उन सब समिट में दोस्तों आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा होता है जिसको हमेशा भारत अपने पक्ष की तरफ से रखता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है 40वें और 41वें आसियान शिखर सम्मेलन। दोस्तों अभी हमने पीछे तो पढ़ा था भारत आसियान शिखर सम्मेलन, देखिए वो अलग था, ठीक है, वो 5वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन था जो कुआलालंपुर में हुआ था। ये दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन है और 40वां 41वां एक साथ क्यों, क्योंकि कोविड की वजह से दोस्तों 40वें का आयोजन नहीं किया गया था, तो एक साथ दोनों का किया जा रहा है। नवंबर 2022 में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। कहां पर दोस्तों, तो कंबोडिया में, राजधानी कंबोडिया की नामपेन, ठीक है, कंबोडिया की राजधानी नामपेन में इस आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। जब भारत आसियान पूछे और 5वां भारत आसियान पूछे तब आप कुआलालंपुर जवाब दीजिएगा। जब 40वां 41वां पूछे तब आप क्या बताएंगे, नामपेन बताइएगा, जो कि कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया वही देश है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर है भगवान विष्णु का,
अंकोर वाट का मंदिर। कहां पर भैया? ये कंबोडिया में है। तो उस सवाल को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, करा आसियान के वार्षिक शिखर सम्मेलन में, इसी जो सम्मेलन चल रहा था 40वां 41वां, इसी में दो छोटे छोटे और सम्मेलन को इंक्लूड कर दिया गया कि भाई अलग से उसके लिए समय न देना पड़े, इतने बड़े बड़े नेता एक जगह जुटे हुए हैं। तो वहीं पर एक और समिट हो जाता है 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन कहां किया गया? कंबोडिया की राजधानी नामपेन में ही किया गया। और साथ ही साथ आसियान +3 का सम्मेलन भी इसी के साथ हो गया। तो ये तीन चीजों को आप एक साथ समराइज करके याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, थीम क्या रखा गया दोस्तों? जिस तरह से G20 का थीम हमने क्या पढ़ा कि क्या पढ़ा दोस्तों, बताइए? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये हमने पढ़ा। आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो चल रहा था उसमें हमने पढ़ा कि भारत आसियान के आर्थिक पक्षों को दोस्तों बढ़ावा देना, ठीक है, प्रोत्साहित करना, ये उसका थीम था। और यहां पर दोस्तों जो आसियान शिखर सम्मेलन, इसका थीम क्या है? तो याद रखिएगा, आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। जी हां दोस्तों, आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान, ये दोस्तों यहां पर क्या रखा गया? यहां पर थीम रखा गया, ठीक है। लिख रहा है वर्ष 2023 में जो अगला आयोजित किया जाएगा दोस्तों, वो इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो अगला आसियान शिखर सम्मेलन होगा वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? 40वां 41वां तो एक साथ हो गया, यानी ये 42वें नंबर का होगा, ठीक है। जो इंडोनेशिया में होगा दोस्तों, ये किस नंबर का होगा? ये 42वां आसियान शिखर सम्मेलन होगा, ये इंडोनेशिया में होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पार्टिसिपेट कौन किया दोस्तों? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों जगदीप धनखड़ जी, वो यहां दोस्तों पार्टिसिपेट करने गए थे। फिर से वही आतंकवाद का मुद्दा, फिर से वही खाद्य और ऊर्जा संरक्षण का मुद्दा, ठीक है, उस पर मुद्दा को उठाया, उस पर अपने चिंताओं को व्यक्त किया और बातचीत हुई, ठीक है। इसको याद रखिएगा। एक चीज और दोस्तों, भारत चाहता है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में दोस्तों मनाया जाए, क्योंकि मोटे अनाज की आवश्यकता बहुत अधिक है, ठीक है। मोटा अनाज दोस्तों वैसे भी शारीरिक कार्य करने वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा सोर्स है, और भारत चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में दोस्तों इस वर्ष को मनाया जाए 2023 को। मोदी जी भी दोस्तों बार बार जब समिट में जाते हैं तो लोगों से आह्वान करते हैं कि लोग आए, जुड़ें। तो इस आसियान में भी दोस्तों इस आह्वान को किया गया, लेकिन जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। लिख रहा है COP27। COP27 क्या दोस्तों? वैसे COP27 को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दोस्तों क्या है? याद रखिए, ये मतलब बहुत सारे देशों का समूह है, और ये 27वें नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है। जैसे COP27 अभी हो रहा है, इसके ठीक पीछे COP26 रहा होगा, उसके ठीक पीछे COP25 रहा होगा, आगे आएंगे COP28 हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसको याद रखेंगे। तो ये 27वां जो COP27 शिखर सम्मेलन चल रहा है, इसका आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? तो मिस्र देश में किया गया, ठीक है। वैसे मिस्र की राजधानी काहिरा है, लेकिन काहिरा में इसका आयोजन नहीं हुआ है। मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख। क्या है दोस्तों? शर्म अल शेख शहर है, जहां नवंबर 2022 में इसका आयोजन किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसे एक और नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को ही COP27 COP के नाम से जानते हैं। बाकी 27 तो मैंने बता दिया क्या है, इसको याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता मिस्र के जो विदेश मंत्री हैं सामे शौकरी, उन्होंने दोस्तों इसकी अध्यक्षता किया है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है इस सम्मेलन में जो बाइडेन शामिल थे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ऋषि सुनक शामिल थे, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, और इसी के साथ दोस्तों 92 देशों के प्रमुख और 35,000 से अधिक पर्यावरण कार्यकर्ता भी दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में शामिल हुए। इन सब चीजों को याद रखेगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? तो यादव जी को भी दोस्तों भेजा गया कि जाइए आप भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अटेंड करके आइए और भारत का पक्ष रखिए वहां पर, ठीक है। जो अगला होगा दोस्तों COP28। देखिए मैंने कहा ना कि 27 के पहले 26 रहा होगा, अगला 28 होगा। तो COP28 कहां पर होगा दोस्तों? ये दुबई में आयोजित किया जाएगा। दुबई कहां पड़ता है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात, UAE की राजधानी है दुबई, वहां पर दोस्तों आयोजित होगा नवंबर दिसंबर 2023 में। इसको भी आप याद रखेंगे, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में निश्चित रूप से सवाल आ सकता है, ठीक है। बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, जो आपको दे रहा हूं बस खाली उतना आप पढ़ते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। जी हां दोस्तों, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस में दोस्तों एक साथ 9 देश शामिल हुए। कितने देश शामिल हुए दोस्तों? एक साथ 9 देश शामिल हुए। अब एक्चुअली में इनका संबंध क्या? जो COP27 वाली मीटिंग चल रही थी ना, याद रखें नवंबर में जो COP27 की मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में वैश्विक अपतटीय
पवन गठबंधन, जिसको हम दोस्तों यहां पर ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस की बात करें, उसी को वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन कहा जाता है। उसमें दोस्तों कुल 9 देशों ने हस्ताक्षर किया। वो 9 देश कौन कौन से थे दोस्तों? तो उसमें ब्रिटेन था, जर्मनी ने हस्ताक्षर किया, अमेरिका ने किया, बेल्जियम ने किया। बेल्जियम में दोस्तों नाटो का मुख्यालय, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है, याद रखेंगे। कोलंबिया ने किया, ठीक है, नाटो HQ लिख दे रहा हूं, हेडक्वार्टर, ठीक है। आयरलैंड ने किया, नॉर्वे ने किया, नीदरलैंड ने किया और जापान ने किया। ये 9 देश हैं दोस्तों जिन्होंने आवेदन किया है। इसी समय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जब चल रहा था नवंबर 2022 में, तभी दोस्तों इन्होंने अपना पक्ष रखा था, हस्ताक्षर कर दिया था। 10वें देश के रूप में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भी आने को तैयार हो गया, ठीक है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है तो ऑस्ट्रेलिया कौन से नंबर पे आ जाएगा? ये 10वां देश हो जाएगा। अच्छा, ये है क्या सर, ये बता दीजिए। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, तो कुल मिला जुला के जो सबसे बड़ा टास्क होता है वही होता है कि भाई ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो। अब प्रदूषण बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल डीजल से कितने सारे प्रदूषण हो रहे हैं, दुनिया भर में गाड़ियां चल रही हैं। तो लोग चाह रहे हैं कि इस प्रदूषण को कम किया जाए, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसको कम किया जाए, जो ग्रीन हाउस गैसेज निकल रहे हैं इनको कम किया जाए। उसके चक्कर में अच्छा और भी बहुत सारे हैं, प्रदूषण केवल गाड़ियों से नहीं निकल रहा है, बिजली बनाई जा रही है, बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन है, वहां से जो धुआं निकल रहा है वो भी तो प्रदूषण कर रहा है वायुमंडल को, ठीक है। उसके वजह से भी तो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में यह डिसाइड किया गया कि अगर इस पवन गठबंधन, जो अपतटीय पवन गठबंधन है, पवन चक्की का नाम सुना है, ठीक है, हवा चलता है, पवन चक्की घूमती है और फिर बिजली का उत्पादन होता है। तो अगर इसको लाया जाए तो दोस्तों इसके वजह से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिस तरह से जो हमारा सौर तंत्र हम इस्तेमाल करते हैं, जब सोलर सिस्टम का यूज करके बिजली पैदा करते हैं तो वहां कोई वायुमंडल को नुकसान नहीं पहुंचता है, कोई इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता, उसी तरह से पवन ऊर्जा से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो अब लोग, जो देश हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम अपने अपने देशों में अपतटीय पवन ऊर्जा का उत्पादन करें। उसी के लिए दोस्तों इन 9 देशों ने सहमति जताई है, ठीक है। और उसी के लिए कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है, ठीक है, इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी जो है दोस्तों, उसने कहा कि 2050 ईस्वी तक अपतटीय पवन ऊर्जा का क्षमता जो दोस्तों अभी जो 60 गीगावाट है उसको हम बढ़ा करके 2000 गीगावाट कर लेंगे दोस्तों। ये आप याद रखिएगा, ये 2050 तक टास्क रखा गया कि भैया धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाए, ठीक है। अगर हम बात करें विश्व में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादक के रूप में, तो याद रखिएगा चीन सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा करता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर दोस्तों जर्मनी का नाम आता है। पहले पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पे जर्मनी का नाम आता है पवन ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है। तो इस सवाल को याद रखिएगा, ये पूरा समराइज करके आपको दे दिया गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है कि ISA का पूर्ण सदस्य देश कौन बना दोस्तों? तो ब्राजील जो देश है दोस्तों, ब्राजील, ठीक है। ब्राजील दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ब्राजील, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये पूर्ण सदस्य देश बन गया ISA का। ISA क्या है? ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इसे कहा जाता है। ये जो ISA है ना, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से, आंशिक मतलब थोड़े बहुत, ठीक है, या पूर्ण रूप से, आप जानते होंगे पृथ्वी पे दोस्तों बीच में जो रेखा गई है इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। इस 0 डिग्री को दोस्तों भूमध्य रेखा कहा जाता है या फिर इसे विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके ठीक ऊपर दोस्तों जो 23.5 डिग्री वाली रेखा है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा, उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और नीचे जो 23.5 डिग्री वाली दक्षिण अक्षांश रेखा है, साउथ वाली, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो कहा जाता है कि इस कर्क से लेकर मकर तक, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जितने भी देश आते हैं, चाहे पूरी तरीके से चाहे आंशिक रूप से, वो सभी देश दोस्तों शामिल किए जाते हैं। कहां पर? वो ISA के मेंबर माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा गया दोस्तों? क्योंकि ISA का काम क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यह सौर ऊर्जा पर काम करता है। और सूरज दोस्तों आपको पता है, शायद ना पता हो, ज्योग्राफी मैंने कई बार ये पढ़ाया है, धरती जो हमारी है ना, सूरज कभी 23.5 डिग्री से ऊपर गया ही नहीं आज तक, ना कभी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर गया, कभी सूरज 24 डिग्री पे गया ही नहीं भाई, और ना कभी 24 डिग्री के नीचे आया। जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है उसके नीचे भी नहीं गया। सूरज हमेशा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में घूमता रहता है। पहले यहां जाएगा, यहां से फिर यहां आएगा, यहां से फिर यहां जाएगा, फिर आएगा, ये क्रम चलता रहता है। अरबों सालों से यही चल रहा है और आगे अरबों सालों तक यही चलता रहेगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे।
अब होता क्या दोस्तों यहां पर, तो ये एक ऐसी संस्था है जो सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पाएगी डायरेक्टली, उसी को यहां पे रखा जाता है, इसीलिए इन देशों को इसका मेंबर माना जाता है। अच्छा, आईएसए की स्थापना कब हुई? एक बात बड़ी गजब की है दोस्तों कि आईएसए की स्थापना में भारत और फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन का नाम सुना होगा, इन दोनों लोगों ने मिल करके इस आईएसए को बनाने को ठाना था और आईएसए की स्थापना किया गया। ये पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय भारत में है, गुड़गांव में। भैया गुड़गांव में इसका मुख्यालय है। नवंबर 2015 में जब मोदी जी 2014 का चुनाव जीते थे, ठीक अगले साल नवंबर 2015 में 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना किया गया और इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? गुड़गांव में मुख्यालय बनाया गया। गुड़गांव कहां? हरियाणा में है, पता होगा आपको, वो याद रखिएगा। लिख रहा अभी तक कुल 113 देश ऐसे हैं जिन्होंने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर अब तक हस्ताक्षर कर लिया है। तो आईएसए क्या करता है दोस्तों? अपना एक फ्रेमवर्क समझौता तैयार किया है, ठीक है, कि और उस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर कर लिया? तो कुल 113 देशों ने हस्ताक्षर कर लिया। अभी एक लेटेस्ट करंट अफेयर और अपडेट कर लिए दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस आईएसए को पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है। सवाल पूछ सकता परीक्षा में, निश्चित रूप से स्टार लगा लीजिए इस पॉइंट पर भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि हाल ही में कांगो गणराज्य का नाम सुना है आपने? अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इस कांगो गणराज्य ने आईएसए फ्रेमवर्क को साइन किया। ये अभी लेटेस्ट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। जिस तरह से नाटो का मेंबर अभी फिनलैंड बना है, उसी तरह से आईएसए फ्रेमवर्क को साइन करने वाला देश कौन है? कांगो गणराज्य है। जबकि आईएसए की पूर्ण सदस्य हासिल करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये एकदम क्रीम सवाल हो गया, ठीक है। आप में से कोई बच्चा अगर ये कह दे कि सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, देखो एकदम जितने फैक्ट निकल सकते हैं ना, वो निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं, नकल मारने की जरूरत नहीं। ये तो मैं इसलिए देता हूं कि आपको कुछ मिल जाए, वरना याद तो मुझे है ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुनिए, 22वां संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन को शॉर्टकट में कहा जाता है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हां दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन। इसका आयोजन दोस्तों कब किया गया? SCO की बैठक कब हुई? तो याद रखिएगा सितंबर 2022 में दोस्तों इसकी बैठक हुई। उज्बेकिस्तान में एक जगह दोस्तों समरकंद, ताशकंद मत जाइएगा, समरकंद दोस्तों एक जगह है, समरकंद में इसकी बैठक हुई। ताशकंद तो राजधानी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा समरकंद में दोस्तों इस SCO की बैठक हुई है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वयं मोदी जी ने किया। भाई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात थी तो यहां मोदी जी गए हुए थे, याद रखिएगा। इस बैठक में दोस्तों बनारस को पहली बार सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी दोस्तों SCO ने घोषित किया है। SCO ने अपनी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया है? बनारस शहर को, जो कि मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, स्टार लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का जो 23वां, ये तो 22वें नंबर का है, जो 23वां शिखर सम्मेलन होगा दोस्तों, ये मोदी जी इसलिए गए थे कि भैया अगला वाला हमें दे दीजिए, ठीक है। तो अगला वाला दोस्तों जो SCO की बैठक होगी वो भारत में होगी, याद रखिएगा। अगला G20 भी दोस्तों आपको पता है 2023 में, देखिए 2023 में क्या जो G20 दोस्तों वो भी अध्यक्षता भारत को मिल गया है और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी अध्यक्षता दोस्तों भारत को मिल गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल 8 सदस्य देश हैं और तुर्की जो दोस्तों, पता है तुर्की देश का नाम बदल दिया गया, इसीलिए आप बार बार तुर्की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तुर्की को दोस्तों 9वां सदस्य देश बनाने की भी बातचीत हुई, घोषणा नहीं हुई। अगर घोषणा हो जाता तो मैं यहां 9 ना बताता। अभी बातचीत चल रही कि तुर्की को शामिल कर लिया जाए, शामिल हुआ नहीं है, ठीक है। शामिल कर लिया जाए, सिर्फ बातचीत हुई। तो बाकी के 8 देश में दोस्तों याद रखेगा कौन कौन से देश हैं? एक तो भारत आता है, संघाई SCO का मेंबर है, चीन आता है, रूस आता है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये कुल मिला के 8 मेंबर हैं। 9वें मेंबर के रूप में दोस्तों तुर्की के आने की संभावना चल रही है, ठीक है। अच्छा, कुछ देशों को दोस्तों पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसमें से कुछ देशों को, जैसे अफगानिस्तान हो गया, बेलारूस हो गया, इसमें से नहीं है, अलग से देश हैं, ठीक है। अफगानिस्तान हो गया, बेलारूस हो गया, ईरान हो गया और मंगोलिया हो गया, ठीक है। ये 4 ऐसे देश हैं जिनको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है और कुछ ऐसे देश हैं जिनको डायलॉग पार्टनर की संज्ञा दिया गया है, याद रखिएगा, जिसमें तुर्की आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, कंबोडिया है, अजरबैजान है और आर्मेनिया देश है, ठीक। आर्मेनिया देश है। ये कुल मिला के 6 देश हैं जिनको क्या रखा गया दोस्तों? डायलॉग पार्टनर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस पूरे पॉइंट को आप याद रखिएगा। मैं आपको कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज आप स्क्रीन से हट जाइए ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सकें। भैया क्यों स्क्रीनशॉट ले रहे हो?
डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, केवल आपको क्लिक मारना है, पीडीएफ वाले सेक्शन पे आ जाओगे, डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करो, पीडीएफ डाउनलोड हो गया। क्यों स्क्रीनशॉट मारना भाई, क्यों 25 बार स्क्रीनशॉट मार रहे हो? अभी आप आराम से पढ़ लो, पढ़ने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लो, 10-15 मिनट के अंदर दोस्तों पीडीएफ अपडेट हो जाता है, ठीक है, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, लिख रहा है 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन। दोस्तों पता है आपको राष्ट्रमंडल देश कौन से थे? राष्ट्रमंडल देशों में उन देशों को शामिल किया जाता है जो कभी न कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे हों। भारत उपनिवेश था, भारत उपनिवेश था ना, इसलिए भारत को भी राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना होता है, राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लेना होता है, जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं भाई। तो 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कहां पर दोस्तों? रवांडा, एक देश है रवांडा, अफ्रीका में पड़ता है, उसकी राजधानी किगाली, उसकी राजधानी कहां है? किगाली। तो रवांडा किगाली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया, इसकी बैठक हुई जून 2022 में, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, जून 2022 में इसकी बैठक हुई है, ठीक है। और इसमें किसने हिस्सा लिया दोस्तों? तो डॉक्टर एस करिएगा, डॉक्टर एस जयशंकर ने दोस्तों इसमें हिस्सा लिया, भारत का प्रतिनिधित्व किया, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन से वाले में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों? राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन की, ठीक है। और थीम क्या रखा गया दोस्तों? तो रखा गया डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफार्मिंग, ठीक है। तो याद रखेगा सी फॉर कनेक्टिंग, आई फॉर इनोवेटिंग और टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, याद रखेगा CIT, ठीक है। तो डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर CIT, इसको आप याद रखें, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी परीक्षा में पूछ दे कि इस राष्ट्रमंडल जो समूह दोस्तों इसमें कुल कितने देश हैं, तो अभी वर्तमान में कुल 54 देश हैं जो स्वैच्छिक रूप से दोस्तों जुड़े हुए हैं एक राजनीतिक संगठन के रूप में तहत दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल कहते हैं, जिसकी स्थापना दोस्तों 1949 में लंदन घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था, ठीक है, लंदन घोषणा पत्र के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। 26वें नंबर वाला तो दोस्तों किगाली में हो गया, रवांडा किगाली में, और 27वें नंबर का जो राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन होगा ये समोआ देश में दोस्तों आयोजित किया जाएगा। समोआ दोस्तों, अच्छा पहली बार दोस्तों इस सम्मेलन को किसी प्रशांत महासागर में स्थित देश में मनाया जा रहा है। तो समोआ दोस्तों यह प्रशांत क्षेत्र में स्थित है, यह एक देश है समोआ, वहां पर दोस्तों 27वें नंबर का राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा है mRNA। जी हाँ दोस्तों, अब कैसे याद करें mRNA? अरे भाई DNA पढ़ा है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसी तरह से राइबोज न्यूक्लिक एसिड को RNA कहते हैं। उसी RNA में एक शब्द जोड़ना है M, तो क्या लिख गया दोस्तों? mRNA। mRNA दोस्तों एक वैक्सीन है, और इसका उत्पादन सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया? तो रवांडा ही दोस्तों वो पहला देश है जिसने RNA वैक्सीन उत्पादन किया है, ये आप याद रखेंगे। और यहीं पर दोस्तों अभी राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन की बात भी हम कर रहे थे, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा है कि 13 मार्च 2023 को जर्मन दवा कंपनी है बायोटेक, इसके द्वारा दोस्तों बायोटेनस नामक एक mRNA मोबाइल कंटेनर विकसित किया गया। इसमें कुल 6 कंटेनर प्राप्त होते हैं, और ये क्या करता है दोस्तों? जो बहुत सारे संक्रामक रोग हैं जो संक्रमण से फैलते हैं, छूने से फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, तपेदिक हो गया, HIV हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, तो इनके उपचार करने में दोस्तों सब संक्रामक नहीं है, कई अन्य जो है खतरनाक रोग भी हैं, लाइलाज रोग भी हैं। HIV का अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं, कैंसर में बहुत सारे कैंसर ऐसे जिनका कोई इलाज अभी तक नहीं मिला है, तो उनके लिए दोस्तों ये एक उपयोगी साबित होगा, ये जो वैक्सीन है उपयोगी साबित होगा, याद रखेंगे। लिख रहा बायोटेनर्स ने मॉड्यूल सिस्टम में 2 मॉड्यूल बनाया है, प्रत्येक में 6 कंटेनर होते हैं। पहले वाले मॉड्यूल में क्या होता है दोस्तों? तो पहले वाले मॉड्यूल में mRNA का उत्पादन किया जाता है और उसका वैक्सीन बनाया जाता है, ठीक है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। और दूसरे वाले मॉड्यूल में क्या किया जाता है दोस्तों? उसको वैक्सीन के रूप में दोस्तों कन्वर्ट किया जाता है। तो फिलहाल आपको खाली इतना याद रखना रवांडा के बारे में, उसने mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा वाला दोस्तों पहला अफ्रीकी देश बन गया है, केवल इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। लिख रहा है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों कहां पर हुआ? तो ब्रिक्स में देखिए कुल 5 देश हैं, ठीक है। B फॉर हो जाता है ब्राजील, R फॉर हो जाता है रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। एक जिस सीक्वेंस में नाम लिखा है दोस्तों उसी सीक्वेंस में इसकी मेजबानी भी लोग करते हैं। दोस्तों भारत की बात किया जाए तो भारत में दोस्तों 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो किया गया था वो कहां पर हुआ था दोस्तों? दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो दिल्ली में, अब I फॉर इंडिया है तो इंडिया के बाद दोस्तों किसका नंबर है? चाइना का नंबर है। तो 14वें नंबर का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है ये चाइना ने दोस्तों इसमें लिया हिस्सा, मतलब इसकी मेजबानी कर रहा है। तो इसका आयोजन दोस्तों
दोस्तों जून 2022 में ही हो गया था और चीन की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से दोस्तों इस ब्रिक्स समिट को आयोजित किया गया था। इसमें रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है वो भी हिस्सा लिए थे, चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग वो भी हिस्सा लिए थे, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, सबके राष्ट्रपति थे, खाली भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जायर बोल्सोनारो हो गए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिंग रामफोसा हो गए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इस वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया था, याद रखेंगे। अच्छा, इस ब्रिक्स का थीम क्या रखा गया दोस्तों? तो उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक विकास के लिए नए युग की शुरुआत करना, ये दोस्तों यहां पर इसका थीम रखा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा दोस्तों। ब्रिक्स जो देश है ना, 5 कंट्री जो हैं, ये 5 कंट्री मिलकर के अपना एक बैंक बनाया इन्होंने, जिसे हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी के नाम से जानते हैं दोस्तों। उस एनडीबी का एक क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों भारत में स्थापित किया जाएगा, गुजरात में ये दोस्तों निर्णय लिया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कि एनडीबी का एक क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों भारत में खुल रहा है। अच्छा, जो अगला होगा दोस्तों वो कहां पर होगा? तो सी फॉर चाइना का नंबर समाप्त होता है तो अब साउथ अफ्रीका का नंबर आता है। तो अगला जो शिखर सम्मेलन होगा यानी 15वें नंबर का, वो कहां पर होगा? वो साउथ अफ्रीका में होगा, सिंपल सी बात है। और उसके बाद 16वें नंबर का कहां पर होगा दोस्तों? तो फिर से ब्राजील का नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इन चीजों को भी याद रखेगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। लिख रहा दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, पहली हाइड्रोजन ट्रेन। दोस्तों एक दिन पहले मैंने क्लास लिया था तो मैंने वहां पर दोस्तों भारत में बताया था कि भारत में जो हाइड्रोजन है दोस्तों, हाइड्रोजन के अभी उस पर रिसर्च चल रहा है और एक प्लांट लगाया जा रहा है मथुरा में, बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो प्लांट लग रहा है वो कहां पर लग रहा है दोस्तों? ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्लांट है दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन का, ये कहां पर लगाया जा रहा है? तो ये हमारे देश की अगर हम बात करेंगे तो मथुरा की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहां पर दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन बना दिया गया। ये हाइड्रोजन ट्रेन दोस्तों जर्मनी ने बनाया। अभी तक क्या होता था कि चाहे विद्युत से चलती है ट्रेन, चाहे डीजल से, चाहे जो है भाप वाला जमाना तो चला ही गया है, कोयले का जमाना भी चला गया है। ठीक है, कुल मिला जुला के चाहे जैसे भी चले, लेकिन प्रदूषण बहुत ज्यादा होता था। उस प्रदूषण को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए या शून्य करने के लिए ये बहुत आवश्यक था हाइड्रोजन ट्रेन, और जर्मनी ने बनाकर दिखा दिया हाइड्रोजन ट्रेन को। और अपने यहां दोस्तों लगभग 13 या 14 ट्रेनों का दोस्तों अनावरण किया है जर्मनी ने। अब 13-14 ट्रेनें दोस्तों हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें होंगी, इसको आप याद रखेंगे। तो ये लिख रहा है कि जर्मनी सरकार ने जीवाश्म ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग का विस्तार करने का समर्थन किया है। हाइड्रोजन ट्रेनों से कोई भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, ना ही ये ट्रेनें किसी प्रकार की शोर करती। जिस तरह से ईवी वाली बाइक नहीं होती, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बाइक, वो कहां शोर करती, उसी तरह से ये जो ट्रेनें होती हैं, जैसे मेट्रो में कभी आप आवाज जल्दी नहीं सुनते होंगे, वैसे ही दोस्तों ये हाइड्रोजन ट्रेनें भी आवाज नहीं करती हैं। बस इनसे क्या निकलता है दोस्तों? इनके संचालन से भाप निकलता है और वेपोराइज्ड वाटर जो होता है दोस्तों उसका उत्सर्जन होता है, ये आप याद रखेंगे। तो सवाल ये पूछ सकता है कि हाइड्रोजन ट्रेन चले तो ठीक है, लेकिन वो किसका उत्सर्जन करती है? तो बताएगा भाप का उत्सर्जन करती है और वेपोराइज्ड वाटर का उत्सर्जन करती है। ठीक है, और 1 किलो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 4.5 लीटर डीजल के बराबर होता है, इसलिए दोस्तों इसको शुद्ध माना जा रहा है, सस्ता भी माना जा रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात आई गई है तो हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन से चलने वाली दोस्तों फेरी आई है। फेरी क्या दोस्तों? फेरी एक पानी वाला जहाज होता है। ठीक है, उस जहाज के माध्यम से कंटेनर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं, व्यक्तियों के गाड़ियों को, माल को उठाकर लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, उसी को हम फेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरी। तो दोस्तों उस फेरी का नाम है MF हाइड्रा। क्या नाम है भाई? हर गाड़ी का जैसे नाम होता है ना, टाटा सफारी, स्कॉर्पियो, पजेरो, फॉर्च्यूनर, ठीक है, उसी तरह से इस फेरी का नाम, इस पानी वाली जहाज का नाम क्या है? MF हाइड्रा नाम है। क्या नाम है? MF हाइड्रा। और लिख रहा है नॉर्वे की कंपनी है नॉरलेड। नॉर्वे कंपनी का नाम क्या है? नॉरलेड। उसने तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके दोस्तों दुनिया की पहली फेरी MF हाइड्रा को लॉन्च किया है। यह समुद्री उद्योग में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इस फेरी से दोस्तों एक बार में एक साथ 300 यात्रियों को और 80 वाहनों को दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो ये दोस्तों अभी तो स्टार्टअप हुआ है, स्टार्ट किया गया। अगर ये सक्सेस रहता है तो धीरे धीरे दोस्तों बहुत सारी फेरियां चलेंगी, धीरे धीरे बहुत सारे हाइड्रोजन ट्रेन आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन के साथ मैंने इसको इसलिए रख दिया कि वहां हाइड्रोजन ट्रेन पड़ा, यहां हाइड्रोजन तरल हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है यूएन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन में स्वास्थ्य
स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में दोस्तों नामित किया गया। अभी माना गया है कि स्वस्थ पर्यावरण भी एक मानवाधिकार है और उसको यूएन में दोस्तों मान्यता दिया गया। अभी मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले दोस्तों एक देश था आई थिंक वेनेजुएला, जिसने क्या किया था दोस्तों, जो पशु पक्षी होते हैं ना उनको भी अपना अधिकार दे दिया था। ठीक है, कि उनका भी अपना अधिकार है, पेड़ पौधों का भी अपना अधिकार है। तो यूएन ने भी दोस्तों लगे हाथ घोषणा कर दिया कि स्वस्थ पर्यावरण इस पृथ्वी के लिए क्या है, उसका अपना मानवाधिकार है, हम पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते, ऐसा यूएन ने दोस्तों मान्यता दिया। तो 28 जुलाई 2022 को पारित एक प्रस्ताव में यूएन में कहा गया कि स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण तक की पहुंच के लिए एक सार्वभौम मानवाधिकार की आवश्यकता है, इसकी बात किया था। इस यूएन में दोस्तों कुल 193 देश दोस्तों इसके मेंबर हैं। इसमें से 161 देशों ने इस पक्ष में प्रस्ताव किया कि हां जो है स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता है। आप ये जानना चाहेंगे कि भारत ने क्या किया, तो भारत ने भी दोस्तों इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया। इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई कि बिल्कुल सही, स्वस्थ पर्यावरण तो होना ही चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण तो होना ही चाहिए। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो इस पक्ष में नहीं थे। आपने देखा ना 193 देश थे, तो मतदान किया कितने लोगों ने, 161 देशों ने हामी जताई, तो बाकी ने तो नहीं जताई। ठीक है, या कुछ ने मतदान किया ही नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है कि मतदान से दूर कौन कौन से देश थे। उसमें चीन था। चीन को लगा नहीं, हमको अपना डेवलपमेंट करना है और डेवलपमेंट से पर्यावरण दूषित तो होगा, हम कम नहीं कर सकते, मतलब हम डेवलपमेंट करना बंद नहीं करेंगे अब चाहे पर्यावरण कितना भी दूषित हो जाए। यही तो अर्थ सीधा सीधा है, तमाशा मानने वाली बात। तो देखिए ज्यादातर विकसित देश हैं इसमें। ठीक है, चीन हो गया, रूस को क्या जरूरत थी मतदान से दूर रहने की। ठीक है, बेलारूस को क्या जरूरत थी, सीरिया को क्या जरूरत थी, ईरान को क्या जरूरत थी, कंबोडिया हो गया, इथियोपिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया। ये सभी ऐसे देश थे जो मतदान से दूर थे, जो मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं स्वस्थ पर्यावरण मानवाधिकार हो सकता है, नहीं, ये मानने को तैयार ही नहीं थे। ठीक है, उसी तरह से पहली बार यूएन ने इस प्रस्ताव को पेश किसने किया, कोई ना कोई देश तो ऐसा रहा होगा ना जिसने इस प्रस्ताव को रखा होगा कि नहीं यार स्वस्थ पर्यावरण होना चाहिए। वो देश कौन कौन से दोस्तों, उसमें छोटे छोटे देश थे जिनको ये ज्ञात हो रहा है कि नहीं हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। उसमें कोस्टा रिका आता है, छोटा सा देश मालदीव आता है, छोटा सा देश मोरक्को आता है, बताओ मोरक्को आता है, छोटा सा देश स्लोवेनिया आता है, छोटा सा देश स्विट्जरलैंड है, जिन्होंने जून 2022 में इस प्रस्ताव को पेश किया। और यूएन ने दोस्तों 28 जुलाई को ही दोस्तों इस प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी भी दे दिया। 161 देशों ने अपनी सहमति भी जताई कि स्वस्थ पर्यावरण तो होना ही चाहिए और ये उसका मानवाधिकार है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा टाइम 100 की एक सूची जारी की गई। समय समय पर बीबीसी के द्वारा, टाइम 100 के द्वारा, कई लोगों के द्वारा दोस्तों सूचियां जारी की जाती है और उसमें बताया जाता है कि कौन आदमी सबसे ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर मतलब कुश्ती नहीं चल रही है, ताकतवर मतलब गुंडई नहीं चल रही है। ठीक है, ताकतवर का मतलब है कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कौन किसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली, कौन सबसे ज्यादा फेमस है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों शाहरुख खान दोस्तों नंबर 1 पर आए। जब वोटिंग कराया गया, ज्यादा वोट तो नहीं, इन्हें भी 3-4% वोट मिला था, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों नंबर 1 पर रहे। दूसरे नंबर पर दोस्तों ईरानी महिलाओं का एक ग्रुप था, वो ग्रुप को दोस्तों दूसरे नंबर पर रखा गया यहाँ पर। ठीक है, तीसरे नंबर पर दोस्तों जब कोविड चल रहा था तो बहुत सारे लोगों ने हेल्थ वर्कर के रूप में अपनी सुविधाएं दिया, अलग अलग तरीके से लोगों की मदद किया, चाहे खान पान की बात की जाए, चाहे वैक्सीनेशन की बात की जाए, चाहे खाद्यापूर्ति की बात की जाए, लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो वो हेल्थ वर्कर को दोस्तों नंबर 3 पे रखा गया। नंबर 4 पर दोस्तों ब्रिटेन के प्रिंस हैं हैरी और उनकी पत्नी का नाम है मेघन, इनको रखा गया। और 5वें नंबर पे दोस्तों लियोनल मेसी का नाम आता है जो कि फुटबॉलर है। ठीक है, ये 5 है दोस्तों, टॉप 5 याद रखेगा। ये टाइम 100 की सूची आई थी। ठीक है, और इसमें से जो नंबर 2 पर ईरानी महिलाओं का जो ग्रुप था उनको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में दोस्तों चुना गया है, रखा गया कवर पेज पर, इसको भी याद रखेगा। ये जो टाइम मैगजीन है उसने अपने कवर पेज पर दोस्तों इसे रखा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में, किसे, नंबर 2 वाले को। ठीक है, ईरानी महिलाओं के ग्रुप को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अन्य में, और अब ऐसा तो नहीं टाइम 100 की बात कर रहा है, टाइम 100 की बात कर, हमने तो 5 के बारे में पढ़ा। अन्य में दोस्तों और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, जैसे ऑस्कर विजेता मिशेल यो हैं, ये शामिल थे। पूर्व टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को भी शामिल किया गया। मेटा फेसबुक का नाम अब मेटा हो गया, तो मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो है दोस्तों, क्या नाम है, मार्क जुकरबर्ग, उनको भी रखा गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा हैं, उनको भी रखा गया। ठीक है, तो इन लोगों को दोस्तों टाइम्स 100 की सूची में रखा गया है। नंबर 1 पर दोस्तों शाहरुख खान है, इसको आप याद रखेगा। 1, 2, 3 कम से कम इतना तो रखिएगा। इसी तरह से बीबीसी के द्वारा भी सर्वे किया गया, उसमें 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। उन 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। कितने? 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है
है वो 4 भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का, जो कि एक अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में अपना सर्विस देती हैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरा नाम आया सामाजिक कार्यकर्ता हैं स्नेहा जवाले, नाम तो नहीं सुना होगा आपने, लेकिन याद रखिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं स्नेहा जवाले। गीतांजलि श्री का नाम सुना होगा दोस्तों, इन्हें अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, टॉम्ब ऑफ सैंड इनकी रचना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया किसके लिए दोस्तों, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये इनकी रचना थी, याद रखेंगे। ये तीसरे नंबर पे हैं दोस्तों जिनको बीबीसी में शामिल किया गया, और चौथे नंबर पे हैं सिरिसा बंदला, ये इंजीनियर भी हैं, साथ ही साथ दोस्तों एक अंतरिक्ष यात्री भी हैं, भारत में जन्मी ये दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं जो हमेशा अंतरिक्ष की यात्रा करती रहती हैं, हमेशा चर्चा में रहती हैं, ठीक है, स्पेस में जाने को लेकर के। तो सिरिस बंदला का नाम याद रखेगा, पिछले बार किसी एग्जाम में दोस्तों सिरिस बंदला के बारे में पूछा भी था, ठीक है। अन्य विदेशी महिलाओं में दोस्तों किसे शामिल किया गया, तो मियां मोटले को शामिल किया गया, जो कि बारबाडोसा की प्रधानमंत्री चुनी गई थी, पहली महिला प्रधानमंत्री वहां की हैं। उर्सुला वांडेर को चुना गया, ठीक है, जो कि यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनको चुना गया। ओलेना जेलेंस्की को चुना गया, ये यूक्रेन की प्रथम महिला अध्यक्ष, अच्छे महिलाओं की सूची है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो उनको चुना गया। बिली एलिस जो कि म्यूजिक स्टारडम से संबंधित है, उनको रखा गया। सेल्मा ब्लेयर को रखा गया, ये विकलांग कार्यकर्ता है। अल्नाज रिकाबी को रखा गया, यह एक ईरानी पर्वतारोही है, ठीक है, इनको याद रखेगा। इसमें से दोस्तों स्नेहा जवाले जो सामाजिक कार्यकर्ता लिखा है, जिनके चेहरे पर एसिड वगैरह फेंक दिया जाता है, यह उस समूह की दोस्तों बहुत बड़ी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, और इनके साथ भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन उसके बाद लगातार ये समाज में अपनी सेवाएं दे रही थी, तो इनको भी दोस्तों बीबीसी टॉप 100 की सूची में रखा गया है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन, देखिए अब तो आपको पता होगा, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ और एक रिपोर्ट आया, तो पता चला कि दुनिया में जो आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही, बहुत तेजी से बढ़ रही दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, एक दशक में 1 अरब आबादी की वृद्धि हो जा रही है, याद रखेगा। और ये जो सम्मेलन हुआ दोस्तों, ये पटाया में हुआ। पटाया जो जगह दोस्तों थाईलैंड में, वैसे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, लेकिन थाईलैंड में एक जगह है पटाया, सिटी का नाम है पटाया, वहां पर दोस्तों का आयोजन किया गया नवंबर 2022 में, याद रखेगा। थीम रखा गया फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट कोलोब्रेट एक्सलरेट, ठीक है, इसमें कामा लगा दीजिए, इनोवेट क्लोरोबेट और एक्सलेट, दोस्तों ये इसका थीम रखा गया। इस सम्मेलन में भारत का लीडरशिप दोस्तों, लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है। भारत देखो एकमात्र ऐसा देश है जो इस कंट्री लेवल पर दोस्तों लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग में जीत हासिल किया है, क्योंकि भारत ने लगातार फैमिली प्लानिंग को लेकर के दोस्तों बहुत सारी नीतियां बनाई हैं लगातार, और उस पर कमी भी लाया है, ठीक है। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे कंट्री श्रेणी में दोस्तों अवार्ड मिला है, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में चल रहा था, तो मुझे लगा कि परीक्षा में बेशक पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा अलास्का। अलास्का वही जगह दोस्तों जिसे रूस से खरीद लिया था अमेरिका देश ने। जहां दोस्तों अलास्का में बहुत ज्यादा खनिज संसाधन है। अभी हुआ कि अलास्का में तेल खनन का विरोध चल रहा था और उसी को कार्बन बम का नाम दिया गया। अगर मैं पूरा इशू बताऊं आपको तो छोटा सा काम है कि अमेरिका की सरकार ने दोस्तों एक कंपनी को ठेका दिया था, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि अगर कंपनी यहां पे तेल खनन का काम करने जा रही है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, और अगर सरकार जो है कंपनी को मना करती है तो सरकार को कंपनी को हर्जाना देना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा हर्जाना है, बहुत बड़ी मात्रा में। यह एक लड़ाई चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों, यहां पर याद रखिए, अगर मैं अलास्का की बात करूं तो अलास्का को लगभग 150 साल पहले, एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 156 साल पहले अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। अलास्का में तेल खनन को मंजूरी मिलने के बाद जो वहां के अमेरिका के रहने वाले पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद मतलब पर्यावरण विद्वान और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बाइडेन सरकार जो चल रही है उनके खिलाफ दोस्तों एक क्या कर लिया है, आलोचना करना शुरू कर दिया है, एक संगठन तैयार कर लिया है और लगातार आलोचना चल रहा है, ठीक है। 1954 में अलास्का को अमेरिका का 49वां राज्य घोषित किया गया था। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ सहित हीरा और सोना बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी वहां तेल खनन की बात चल रही है, कंपनी को ठेका दिया गया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट से अगर एक कंपनी को ठेका दे दिया जाता है तो अगले 30 सालों में दोस्तों 600 मिलियन बैरल तेल मिलेगा दोस्तों, जो कि वर्तमान में अमेरिका के पास जितना भी उसके पास रिजर्व है उसका 1.5 गुना है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा दोस्तों अमेरिका को इसका फायदा मिल सकता अगर तेल खनन स्टार्ट हो जाए तो, लेकिन अब इसको चुनौती दिया गया कोर्ट में, तो अभी तो स्टार्ट हो नहीं सकता। इस प्रोजेक्ट को कार्बन बम की संख्या इसलिए दी जा रही है क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया तो एक तरफ अमेरिका को जो फायदा मिल रहा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान से देखेंगे तो 260 मिलियन टन, कितना, 260 मिलियन टन दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा। उसका क्या,
उसका क्या, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसीलिए तो जितने कार्यकर्ता हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित या फिर पर्यावरणविद हैं, वो आलोचना कर रहे हैं कि भाई 260 मिलियन टन मामूली नहीं होता इतना कार्बन का उत्सर्जन करना। अगर इतना जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हो जाएगा तो समुद्र का जलस्तर कितना बढ़ जाएगा, पूरी दुनिया को इसका परिणाम झेलना होगा। इसीलिए दोस्तों इसको कार्बन बम की संज्ञा दी जा रही है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा सा लंबा क्लास हो रहा है इसलिए आप लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान मत होइए, मैं केवल निचोड़ लेकर आया हूं। आप विश्वास कीजिए, एक ऐसा निचोड़ है ना, निश्चित रूप से परीक्षा में आप देखिएगा सवाल बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही आपको दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से दोस्तों अभी भूटान को बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है दोस्तों मैं बता दूं, तो आपने देखा होगा 3 तरह की कैटेगरी बनी है, एक विकसित देश है, एक विकासशील देश है। विकसित देश मतलब जो विकसित हो चुके हैं, विकासशील देश मतलब जिनमें अभी विकास चल रहा है। जैसे भारत क्या दोस्तों, ये विकासशील देश है, अमेरिका में विकास हो चुका है इसलिए वो विकसित देश है, और जो कम विकसित होते हैं उन्हें अल्प विकसित कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि विकसित देशों की सूची एक बनाया हुआ था, उसमें भूटान को दोस्तों भी बाहर किया गया। सबसे कम विकसित देशों की सूची बनाई थी गई थी, उसमें भूटान को रखा गया था, अभी भूटान को बाहर किया गया, ठीक है। पिछले साल की बात करेंगे, वर्ष 2021 की बात करेंगे, 22 नहीं, 22 पिछले साल तो 22 था। 2021 में दोस्तों हमारा पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश, उसको भी दोस्तों यहां से बाहर किया गया था, इस एलडीसी बैंड से बाहर किया गया था। ये जो एलडीसी बार बार लिखा है, ये एलडीसी क्या दोस्तों, ये एक एलडीसी बैंड है। ये बैंड को दोस्तों क्या कहते हैं, ये सबसे कम जो विकसित है, लो डेवलपमेंट कंट्री जो है दोस्तों, सबसे कम विकसित जो देश हैं, ये उसको एक बैंड में रखता है, ठीक है। तो इससे संबंधित एक सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन दोस्तों कतर देश में हुआ। कतर देश की राजधानी दोहा है, तो दोहा में दोस्तों एक सम्मेलन बुलाया गया, वहीं पर दोस्तों आयोजन किया गया और वहीं पर घोषणा किया गया कि भूटान को अब एलडीसी की श्रेणी से बाहर किया जाता है। क्यों? क्योंकि भूटान ने पर्याप्त विकास कर लिया है। अब आप कहेंगे क्या प्रूफ है कि भूटान ने विकास कर ही लिया है, आइए प्रूफ देखते हैं। तो भूटान की अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो अंतिम 20 वर्ष, जो पिछला 20 साल था, यानी 2000 से लेकर 2023 चल रहा है, 2022 तक की जो बातें हैं उसमें 20 साल उठा के देखेंगे तो भूटान ने 8 गुना से ज्यादा वृद्धि किया है अपनी अर्थव्यवस्था में, जो कि अच्छी वृद्धि है। इसलिए इसे अल्प विकसित यानी जो कम विकसित देशों की श्रेणी है उससे बाहर निकालना चाहिए। दूसरा वजह क्या है, लिख रहा वर्ष 2000 में इसकी अर्थव्यवस्था केवल $300 मिलियन की थी, जो कि वर्ष 2017 में खाली 17 साल बाद 2.53 मिलियन से बढ़कर $बिलियन में चली गई। मिलियन से बढ़कर के कहां चली गई, $बिलियन में चली गई, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले $300 मिलियन थी, अब 2.53 बिलियन हो गई है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो औसत वार्षिक वृद्धि दर भूटान का निकल कर आता है वो आता है लगभग 7%, और 7% के रेट से अगर जीडीपी ग्रो कर रही है भूटान की, तो भैया ये सबसे कम विकसित देशों की सूची में रखना गलत होगा, इसके साथ जास्ती होगा, इसे कर दिया गया बाहर, ठीक है। वही लिख रहा है दोस्तों, एलडीसी श्रेणी में अभी भी कुल 46 देश आते हैं। अब 46 देशों का यहां पे वर्णन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप खाली ध्यान दीजिए, कुल 46 देश अभी भी ऐसे हैं जो बहुत कम विकसित हैं, जहां विकास नाम मात्र के बराबर है। उसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आता है दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के 33 देश ऐसे हैं जो सबसे कम विकसित देशों की सूची में रखे गए, उनको एलडीसी में रखा गया है, 33 देशों को। उसी तरह से एशिया के 9 देशों को रखा गया है, प्रशांत क्षेत्र के 3 देशों को रखा गया है, और कैरेबियन कंट्री के 1 देश को रखा गया है। इस प्रकार से कुल 46 देशों को अभी भी एलडीसी श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2021 में बताया था कि बांग्लादेश और नेपाल को बाहर कर दिया गया था। अच्छा, एलडीसी होता क्या दोस्तों, एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूं तो वह देश इसमें शामिल होते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 3 वर्ष में औसत देखा जाता है $1230 से अगर कम है प्रति व्यक्ति आय, तो मान लिया जाता है। अच्छा, कम है प्लस और भी चीजें होनी चाहिए, यहां लिखा नहीं है कि उनका जीवन स्तर थोड़ा सा नीचे रहता है, शिक्षा थोड़ा सा नीचे रहती है, चिकित्सा थोड़ा सा नीचे रहता है, ये सब व्यवस्थाएं नीचे रहती है, क्योंकि भाई कम विकसित वाले हैं ना, तो ये सारी चीजों को शामिल करते हुए उन्हें एलडीसी बैंड में रखा जाता है। तो अब तक 46 देश ऐसे हैं जो वर्तमान में एलडीसी बैंड में हैं। अभी आजाद कौन हुआ, हमारा पड़ोसी देश भूटान जो है दोस्तों आजाद हुआ, ठीक है। भूटान की राजधानी पता है, बताइए, भूल गए, नहीं पता, थिम्पू, ठीक है। एक राजधानी का मैंने वीडियो बनाया था 2 पार्ट में, पूरे देश दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। राजधानी सहित पढ़ाया, आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, खाली लिखिए कि कैपिटल एंड कंट्री स्टडी 91। आपको जो कुछ पढ़ना हो ना यूट्यूब पे, आप वो लाइन लिखा करिए, साथ में स्टडी 91 शब्द लिख दिया करिए, आपको वीडियोज मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बस आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, स्टडी 91 आजकल अपने कंटेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा हूं दोस्तों, और मुझे तो आत्मसंतुष्टि मिल रही है।
अगर आप भी थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। सहयोग खाली कितना है भैया, चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोगों को बताइए और लोगों को जोड़िए। साथ ही साथ अगर किताबें परचेस करना हो ना तो एक मौका स्टडी 91 को दीजिए। एक बार दोस्तों हमारी किताबों को खरीदिए, कंपेयर कर लीजिएगा, खराब लगेगा ना तो अगली बार से मत खरीदिएगा, लेकिन एक चांस तो देना चाहिए आपको ना। अगर नितिन सर कह रहे हैं और आप मेरी बातों को मानते हैं तो एक चांस दीजिए और हमारी किताबों को लीजिए। निश्चित रूप से दोस्तों आपको क्वालिटी नजर आएगी। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर अगर किताबें चाहिए तो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो है, वहां से भी आप किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।